Hello everyone, welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. My name is Brijesh. So in today's session we will cover important facts about agro-based industries and contribution of agriculture in Indian economy. Both the topics are important from exam point of view. Okay, so let's get started. So first we cover important points about agro based industries. So देखिए अब ये जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, राइट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें एट प्रेजेंट हमारी जो एग्रीकल्चर कंडीशन की, देन अबाउट 60% पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और जो हमारी ज़्यादा वर्कफोर्स है दैट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, उनको एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट। इन केस जैसे कुछ वेदर की वजह से फसलों का नुकसान होता है या क्रॉप को हम नहीं लगा पाते हैं, राइट, तो उस केस में पूरी की पूरी ये जो 60% पॉपुलेशन है ये अफेक्ट होती है। ओके, पूरी की पूरी जो वर्कफोर्स जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है पूरा का पूरा उसका लॉस होता है। तो यहाँ पे जरूरत है कि जो हमारी जो 60% या जितनी भी पॉपुलेशन है, जितना भी यूथ है, जितनी भी हमारे वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, उसको कुछ और एम्प्लॉयमेंट के साधन दिए जाएं या उनको और टर्शरी या सेकेंडरी जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनमें उनको इन्वॉल्व किया जाए, सो दैट कि उनकी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। सो इसलिए जरूरी है कि जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, राइट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से जो गांव के जो लोग हैं उनको जैसे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। ओके, यूथ बैंक से जैसे सब्सिडी लेके या लोन लेके कोई एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं, तो दीज कैन बी वायबल सॉल्यूशन फॉर इरेडिकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 1। अब देखिए जितनी भी फसल हमारे यहाँ पे एक साल में पैदा होती है, चाहे वो सेरल क्रॉप है, चाहे वो वेजिटेबल क्रॉप है, चाहे फ्रूट क्रॉप है, उसका अबाउट 10% ऑफ सेरल ग्रेन्स, नियर अबाउट 10% ऑफ ग्रेन्स जो हमारा वेस्ट हो जाता है या उसमें लॉस होता है, एंड देयर इज 30 to 40% लॉस ऑफ लाइक अदर क्रॉप्स। ओके, सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नियर अबाउट पूछा जा सकता है एक अप्रोक्सीमेशन। तो ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स द लॉस इज अबाउट 10% इन ग्रेन्स एंड 30 to 40% फॉर अदर क्रॉप्स, राइट। सो अंडर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हम कई तरह के ये एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस लगा सकते हैं। अब एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कौन कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राइस मिल आ गया है, स्मॉल आटा चक्की आ गई है, ऑयल एक्सट्रैक्शन प्लांट आ गए हैं, नेक्स्ट ग्राइंडर मिल लगा सकते हैं, कॉटन गिनिंग मशीन लगा सकते हैं। सो यूथ कैन बी एनकरेज टू सेट अप दीज स्मॉल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस, राइट। इससे क्या है, एक तो फार्म के जो इनकम है, जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़ती है, यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, राइट। सो अब ये देखिए यहाँ पे जो बात कर रहे थे हम लॉस की, नियर अबाउट 10 to 40%, राइट। सो इस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं इसको, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस मीन्स जैसे जो फसल जब कट जाती है उसके बाद जो लॉस होते हैं, टू इंप्रूव फार्म इनकम देयर इज नीड टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एंड प्रोसेसिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस, ठीक है। तो ये जो लॉसेज हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना है, तो हमारे पास प्रॉपर ये स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग प्लांट्स होने चाहिए। दूसरा, इन जो ये लॉस हैं इनको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा, देयर इज नीड ऑफ एम्फेसिस ऑन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइट। हमारा जो ट्रेडिशनल रोटेशन है व्हीट, राइस और एनी अदर ट्रेडिशनल क्रॉप रोटेशन सिस्टम
we need to change that. There is need of diversification. And diversification क्या होता है? जैसे growing of some other crops, right? Fourth important factor is land holdings are decreasing day by day. The rural youth can start a number of and employ themselves. the जो रूरल यूथ है वो कई ऐसी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, एग्रो प्रोसेसिंग कम्प्लेक्स हैं जो कि रूरल यूथ है उसमें उसको लगा सकता है, राइट। अब ये एग्रो प्रोसेसिंग कम्प्लेक्सेस स्मॉल जो हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, हनी प्रोडक्शन, mushroom cultivation and small scale agro processing. These are small agro processing complexes, right? So ye agro processing complexes, with the help of banks and various organization, the youth can set up these agro processing complexes. Okay, तो ऐसे वो क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का अच्छा खासा साधन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे अभी मैंने आपको बताया है, जैसे राइस मिल, स्मॉल फ्लोर मिल, ऑयल एक्सपेलर, ग्राइंडर, कॉटन गिनिंग मशीन, पल्स क्लीनर एंड ग्रेडर, ओके। देन मिनी दाल मिल, स्मॉल फीड मिल, ये क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस, स्मॉल एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम क्या हो सकती है? जैसे टर्मेरिक प्रोसेसिंग प्लांट, फिर मेंथा प्रोसेसिंग यूनिट, फिर जैगरी मैन्युफैक्चरिंग और ड्राइंग ऑफ वेजिटेबल्स एंड देयर पैकेजिंग। और सिक्स्थ जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या आ सकता है? डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग प्लांट्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग प्लांट्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Now, agro processing complexes, as we have already talked about it, right? Agro processing complexes are for processing of food grains. Agro processing complexes are very successful in the rural area of Punjab. Yes, nowadays youth have started setting up small agro processing complexes, right? For example, rice mill, small atta chakki, oil expeller, grinder, dal mill, cotton ginning machine and feed mill, etc. Right? And these agro processing complexes have been very successful in rural areas of Punjab. Okay, the crops such as paddy, basmati, wheat, oil seeds, spices, pulses and cotton, etc. can be processed in these complexes. अब इन जो complexes हैं इनमें जो मशीनरी यूज होती है वो कितनी जैसे उसकी लागत आती है, लगभग 5 से लेके 10 लाख तक लगते हैं। द मशीन्स, राइट, फॉर द मशीन्स यूज्ड इन दीज एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्सेस कॉस्ट नियर अबाउट 5 lakhs to 10 lakhs, ओके। और इससे जो मंथली इनकम है वो कितनी हो सकती है? 10,000 से लेके 50,000 तक, और लगभग 2 से लेके 6 बंदे वहां पे काम कर सकते हैं। So agro processing complexes are good source of income, as well as they provide good employment opportunities for the rural people. Okay, so next is turmeric processing plant. देखिए, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना ने एक मशीन बनाई है जिससे कि जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसको अच्छे से पॉलिश किया जाता है और उसको धोया जाता है। ये जो मशीन है 2.5 to 3.0 क्विंटल ऑफ टर्मरिक इन 1 hour. It can wash, this machine can wash 2.5 to 3.0 क्विंटल of turmeric in 1 hour. Okay, after washing, turmeric is boiled so that fingers become soft and color becomes uniform. जो हल्दी की ये जो गांठें हैं जिसको हम फिंगर्स बोलते हैं, राइट,
इनको धोने के बाद इनको उबाला जाता है सो दैट कि ये जो फिंगर्स हैं ये सॉफ्ट हो जाएं और इनका कलर है वो यूनिफॉर्म हो जाए। आफ्टर दैट टर्मरिक इज ड्राइड इन ओपन सन सो दैट मॉइस्चर कम्स बिलो 10%। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, राइट। जो टर्मरिक है, हल्दी है, उसको उबालने के बाद, राइट, उबालने के बाद उसको जैसे हम ओपन में छोड़ देते हैं, धूप में उसको सुखा देते हैं सो दैट कि उसका जो मॉइस्चर है वो 10% से कम हो जाए। आफ्टर दैट टर्मरिक इज पॉलिश टू रिमूव डर्ट एंड अपर ब्राउन लेयर। अब ये जो मशीन है इट कैन पॉलिश 1 क्विंटल टर्मरिक इन 1 आवर, राइट। इन द नेक्स्ट स्टेज पॉलिश्ड फिंगर्स आर ग्राइंडेड, ओके। हैमर मिल है जिससे ये फिंगर्स सारी हैं ये ग्राइंडेड, जिनका पाउडर बना दिया जाता है, राइट, फॉर टर्मरिक प्रोसेसिंग प्लांट, राइट। तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसको जो हल्दी का जो टर्मरिक है उसको हल्दी का पाउडर बनाने के लिए कौन सी मशीन जैसे यूज होती है, तो वहां पे आएगा हैमर मिल, राइट। और देखिए 10 से लेके 15 किलोग्राम पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg फ्रेश टर्मरिक। जो हम बाजार जैसे टर्मरिक उगाते हैं, जो खेतों से आती है टर्मरिक, राइट, 100 किलोग्राम से हमें 10 से लेके 15 किलोग्राम तक का पाउडर मिलता है। नेक्स्ट इज मेंथा प्रोसेसिंग प्लांट। मेंथा क्या होता है? मेंथा देखिए एक सब्सटेंस है जो कि मिंट प्लांट है उसमें मिलता है, राइट। जैसे ये जो मेंथा है ये काफी जैसे मेडिसिन में यूज होता है, राइट, काफी गोल्ड टॉफियां हैं उनमें यूज होता है, राइट। तो ये जो मेंथा प्रोसेसिंग प्लांट है, ये जो हमारे फार्मर्स हैं ये मेंथा प्रोसेसिंग प्लांट लगा सकते हैं। मेंथा प्रोसेसिंग प्लांट में क्या होता है, जो मेंथा क्रॉप है उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्रॉप इज ड्राइड इन ओपन सन फॉर 1 to 2 days। जो क्रॉप है उसको 1 से लेके 2 दिन तक हम जैसे धूप में सुखाते हैं सो दैट सम मॉइस्चर इज रिमूव्ड। आफ्टर दैट मेंथा लीव्स आर पुट इनटू एयर टाइट टैंक एंड प्रेशराइज्ड स्टीम इज पास्ड। उसके बाद मेंथा लीव्स को हम एयर टाइट टैंक में डाल देते हैं और उसमें से प्रेशराइज्ड स्टीम जो है वो पास की जाती है। द मिक्सचर ऑफ वाटर, वेपर्स एंड ऑयल आर रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक। जो मिक्सचर है वाटर वेपर्स का और ऑयल का उसको निकाल दिया जाता है। फिर उसको जैसे दिस द मिक्सचर इज ऑफ ऑयल एंड वेपर इज कलेक्टेड इन टैंक्स कॉल्ड सेपरेटर, राइट। उसके बाद जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है और जो मॉइस्चर है या पानी है वो नीचे रह जाता है। ड्यू टू लो डेंसिटी ऑयल कम्स टू अपर लेयर एंड इज रिमूव्ड। दिस ऑयल इज स्टोर्ड इन प्लास्टिक कंटेनर्स। ये जो मेंथा ऑयल है इसको फिर हम प्लास्टिक कंटेनर में रख लेते हैं, राइट। जो डी ऑयल्ड मेंथा लीव्स आर ड्राइड एंड यूज्ड एज फ्यूल। जो बाकी पत्ते बच जाते हैं जब इनसे तेल निकाल लिया जाता है बाद में उनको एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, राइट। अब ये जो मेंथा प्रोसेसिंग प्लांट है किसान अपनी फसल के लिए भी लगा सकते हैं या दूसरे किसान हैं जो ये प्लांट नहीं लगा पाते उनकी फसल को भी ये प्रोसेस करते हैं, राइट। अब मेंथा ऑयल जो है वो कहाँ पे यूज होता है? मेंथा ऑयल इज यूज्ड इन मेडिसिन्स, perfumes and cosmetics etc. Such type of plants can be seen near the mentha producing area of Punjab, right. Next fourth is jaggery manufacturing। जैगरी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? जैसे गुड़ या शक्कर, जैसे गुड़ बनता है उसको हम जैगरी कहते हैं, राइट। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं जहां पे शुगर केन से गुड़ बनता है उसकी बजाय आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम
गांव से निकलते होते गाड़ी में कभी जा रहे हो लॉन्ग रूट पे, जैसे जाते हैं कहीं एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन, तो हमने अक्सर हम देखते हैं गांव में छोटे छोटे जैसे यूनिट्स लगे होते हैं जहां पे लोग शुगर केन का रस निकाल के उससे गुड़ या शक्कर बनाते हैं। ओके, so in spite of bigger sugar mills, lot of sugar cane is still used for making jaggery, good sugar, etc. Sugar cane also be processed at village level. Yes, most of people are doing this. For this, farmers can install cane crushing and other machinery. अब इसके लिए जो अदर मशीन्स हैं और जैसे केन क्रशिंग मशीन है, उसको क्या बोलते हैं, जैसे कुलट्ठी और वेन, दो ये मशीन्स हैं जो जैगरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती हैं। अब इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। एंड कैन मेक गुड शक्कर फ्रॉम शुगर केन जूस, राइट। अब 10 से लेके 12 किलोग्राम तक हम गुड़, जैसे 100 ग्राम जैसे शुगर केन 100 किलोग्राम शुगर केन से हम बना सकते हैं, यानी कि 10 से 12 किलोग्राम गुड़ हम 100 किलोग्राम शुगर केन से बना सकते हैं, राइट। देन ड्राइंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स। नेक्स्ट, इन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जो एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें नेक्स्ट क्या है, ड्राइंग एंड पैकेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर ना हम जब दुकानों पे जाते हैं तो अक्सर क्या होता है कि जैसे कुछ स्पाइसेस जैसे इलायचीज वगैरह है या कुछ और जैसे ड्राई फ्रूट्स है, आजकल काफी मात्रा में हमें दुकान पे क्या है पैक्ड फॉर्म में दिखते हैं ना। व्हाट द पीपल आर डूइंग, ये पहले जैसे बल्क में ये चीजें खरीद लेते हैं, फिर बाद में उनको पैक करके जैसे रिटेलर्स के पास या शॉप्स के पास भेज देते हैं। या जैसे ये ड्राई फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, इनको जो रूरल पीपल हैं वो क्या करते हैं, इनको सुखा के, सिर्फ रूरल नहीं, इवन के जो शहर के लोग हैं वो भी आजकल ये काम कर रहे हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए गुड एम्प्लॉयमेंट टू देम। ओके, तो वो क्या करते हैं, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए या स्पाइसेस हो गए या सब्जियां हो गई, उनको जैसे सुखा लेते हैं और बाद में फिर उनको पैक करके रिटेलर्स या शॉप्स वगैरह पे दे आते हैं, तो इससे अच्छी खासी इनकम होती है। नेक्स्ट इज डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग प्लांट्स फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट। अब वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्रोसेसिंग के लिए, उनको काफी देर तक रखने के लिए क्या है, जो फार्मर्स हैं वो ये एग्रो कॉम्प्लेक्सेस लगा सकते हैं, राइट। फार्मर्स फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डिहाइड्रेशन एंड फ्रीजिंग प्लांट्स कैन बी इंस्टॉल्ड, बट दीज प्लांट्स रिक्वायर ह्यूज इन इन्वेस्टमेंट। बट ये जो प्लांट्स हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग चाहिए, तो इस पर क्या है बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, अप्रोक्सीमेटली 30 lakhs और इससे ज़्यादा, राइट। इन दीज प्लांट्स मैनी मशीन्स आर सच एज ब्लेंचर, वॉशिंग मशीन, डिहाइड्रेटर, स्लाइसर, पीएम कलर एंड फ्रीजिंग यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड। दूसरा, इन प्लांट्स को लगाने के लिए, इन कॉम्प्लेक्सेस को लगाने के लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत चाहिए, राइट। और जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना है और कृषि विज्ञान केंद्र, राइट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और कृषि विज्ञान केंद्र डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, राइट, at district headquarters organize such training courses during different times of the year। ये दोनों संस्थाएं जो हैं पूरे साल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये कई तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाने के लिए। तो पूरा शेड्यूल क्या है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या यूनिवर्सिटी से मिल सकता है। दो मैगजीन हैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्या है देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, द यूनिवर्सिटीज मैगजीन्स चंगी खेती एंड प्रोग्रेसिव फार्मिंग, दो इंपॉर्टेंट मैगजीन्स हैं
जिनमें ये शेड्यूल मिल सकता है ट्रेनिंग का, कब और किस डिस्ट्रिक्ट में ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, राइट। अब ये दोनों मैगजीन्स का नाम आपको याद रखना है, चंगी खेती और प्रोग्रेसिव फार्मिंग। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे हम सभी को पता है, इंडिया इज चीफली एन एग्रीकल्चरल कंट्री विद 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। इन द ईयर 2012-13 2012-13 के मुताबिक द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन कंट्रीज जीडीपी वाज 13.7%। अब एग्जाम में देखिए, एग्जाम में अगर हम बात करें कि जैसे अक्सर बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहां से आएंगे या सिलेबस किस लेवल तक का आएगा, तो इसमें मैट्रिक लेवल तक का सिलेबस आता है, राइट। बट जो मैट्रिक लेवल तक की जो बुक्स हैं उनमें जो एग्रीकल्चर का मोस्टली कवर किया गया है वो पुरानी किताबें हैं, उसमें जो डाटा है दैट इज पर्टेनिंग टू 2013 एग्रीकल्चर सर्वे 2013। कुछ अपनी तरफ से हमने कुछ, इसके अलावा हमने अपनी तरफ से कुछ नॉलेज गेन करनी है, राइट। हमें कुछ किताबों से पढ़ लेना चाहिए, न्यूज़पेपर से या मैगजीन से हमें कुछ डाटा कलेक्ट करना है करंट डेट का। अब 2012-13 में जो एग्रीकल्चर का शेयर था इंडिया की जो जीडीपी में वो कितना था, 13.7%। और 2016 में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज अकाउंटेड फॉर 15.4% ऑफ द जीडीपी। 2012-13 में इट वाज अराउंड 13.7, 2016 में कितना हो गया, 15.4% ऑफ द जीडीपी। और 2018 में एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड मोर देन 50% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स एंड कंट्रीब्यूटेड 17 to 18% टू द कंट्रीज जीडीपी, राइट। सो इन शॉर्ट अगर करें बात तो 2013 में क्या था, 13.7। 2016 में कितनी कंट्रीब्यूशन आ गई उसकी जीडीपी में एग्रीकल्चर की, 15.4%। 2018 में कितनी आ गई है, इट इज 7 to 18%। Now the share of agriculture in GDP increased to 19.9% in 2020-21। अक्सर लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर की जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितनी है, दैट इज नियरली अबाउट 17 to 18%, but that was according to 2018 report. Nowadays if we talk about India's agriculture share in GDP, then it is around 19.9%, okay, and it is approximately, you can say it is around 20%. 2019-20 में कितना था, 17.8%, राइट। अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर की बात करें तो ये कुछ डाटा है जो आपने याद रखना है। अब अगर इस डाटा को हम देखते एनालाइज करें तो देयर इज कंटिन्यूस ग्रोथ इन द जीडीपी, सॉरी इन द एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी। हमारी जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है दैट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और लास्ट टाइम सबसे ज्यादा कब हुआ था, 2003-2004 में, इट वाज 20% इन द एग्रीकल्चर शेयर in the total GDP was 20% in 2003 and 4। बाद में फिर कम होने लग गया, बट फिर से दोबारा से जैसे ग्रोथ देखने को आ रही है। नेक्स्ट कुछ डाटा है जो आपने याद रखना है। 54% ऑफ लेबर फोर्स इज डायरेक्टली एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो टोटल जो लेबर फोर्स है उसका 54% कहां पे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर में। As I talked earlier in this class, it is important to reduce dependence of large population or on agriculture, क्योंकि एग्रीकल्चर है वो उसमें क्या है, अप डाउन आता रहता है। सो अगर अप डाउन आता है तो पूरी की पूरी ये जो पॉपुलेशन है, ये जो 54% है, ये पूरे लोग प्रभावित होते हैं।
सो पीपल नीड टू बी एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। अब ये जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्या हैं, पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? अलाइड सर्विसेज सेक्टर, रॉ मटेरियल, अनऑर्गेनाइज्ड और एग्रीकल्चर। ये जो सारा सेक्टर है दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आ गया? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो जितना है ये सारा सेकेंडरी सेक्टर में काउंट करते हैं। टर्शरी सेक्टर कौन सा होता है? दिस इज सर्विस सेक्टर मेनली एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड है बैंकिंग और इंश्योरेंस। ऐसे जो सेक्टर हैं दीज आर अंडर टर्शरी सेक्टर। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट इज कुछ और डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा जो इंडियन एग्रीकल्चर के अगर बात करें तो हमने याद रखना है। नंबर 1, अबाउट 70 मिलियन ऑफ द हाउस होल्ड्स आर एंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग। राइट, एग्रीकल्चर जो रूरल पॉपुलेशन है उसका अबाउट 70 मिलियन ऑफ द हाउस होल्ड्स जो परिवार हैं दे आर एंगेज्ड इन डेयरी फार्मिंग। राइट, एग्रो एंटरप्राइजेज, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पिगरी, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फॉरेस्ट्री आर टू सम एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये कुछ सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। राइट, ये जो हम बात कर रहे हैं इस समय, ये बात है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उससे हमारी टोटल जो इंडिया की इकोनॉमी है वो कैसे रिलेटेड है। राइट, एग्रीकल्चर में अगर अप डाउन आता है पूरी, जैसे हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकोनॉमिक जो पूरा एंटरप्राइज है वो पूरा हिल जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना योगदान है। राइट, सो जो एग्रो एंटरप्राइजेज है लाइक डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पिगरी, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग, फॉरेस्ट्री, so these all are to some extent dependent on agriculture. Okay, then agriculture is also important for the industrial development of a country as many industries get raw materials such as agriculture जो है that is also important for industrial development, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज हैं राइट उनके लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉटन कहाँ से आती है? एग्रीकल्चर से आती है, तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन शुगर इंडस्ट्री के लिए शुगर एग्रीकल्चर से आती है, जूट इंडस्ट्री के लिए जूट, राइट, रबड़ इंडस्ट्री के लिए रबड़, और जैसे हमारे सीरियल्स हैं, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, टी एंड कॉफ़ी फॉर फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री, जो हमारी फूड और बिवरेजेस, फूड जैसे फूड इंडस्ट्री है या कोल्ड ड्रिंक हैं या और पीने योग्य जो भी हैं बिवरेजेस जितनी भी हैं, राइट, तो सभी ये जो सारी इंडस्ट्री है दैट इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल। नेक्स्ट इज द मार्केटिंग ऑफ ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीनरी, फर्टिलाइजर्स एटसेट्रा which are produced in industries depend upon agricultural growth and income of farmers। दूसरी चीज, अब देखिए ये तो बात थी फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री की। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह जहां पे बनते हैं, या फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है वो भी सारी किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे। ओके, नाउ टर्शरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस है दैट इज आल्सो इन सम वे डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब वो जो टर्शरी सेक्टर है ये एग्रीकल्चर पे कैसे डिपेंडेंट है? दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग सर्विसेज, राइट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट्स हैं, जैसे एक स्टेट से लेके दूसरी स्टेट तक अगर सामान लेके जाना है, जैसे फसल लेके जानी है या कुछ और फूड आइटम्स वगैरह, सो मेनी थिंग्स, राइट। सो ये जो टर्शरी
सेक्टर है, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, फाइनेंस, ये भी इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, warehouse insurance, tourism etc. to agriculture and industrial sector, राइट। अब ये जो सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, ये भी तभी ग्रो करता है जब हमारी फार्मर्स ग्रो करते हैं, जब हमारे जैसे फार्म इनकम ग्रो करती है। एज पर एन एस्टिमेट अबाउट 60% ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो हमारी 60% हाउस होल्ड हैं, उनको जो उनका जो कंजम्पशन है दैट आल्सो कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू रिली ऑन इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर डिकेड्स। जैसे देखिए एग्रीकल्चर के 2-3 क्लासों में मैंने बताया था कि जब हमें आजाद हुए थे, राइट, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन इन आवर कंट्री, ओके, देयर वाज शॉर्टेज ऑफ ग्रेन इन आवर कंट्री। और जो हमें क्या था, फिर ज्यादातर जो अनाज है वो जैसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता था, राइट, और इस इंपोर्ट पे हमारा अच्छा खासा पैसा लग जाता था, जबकि उस समय हमें पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी, राइट। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, फिर जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन ये चलाई, राइट। उसकी वजह से आज हम क्या हैं, फूड सेक्टर में हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। इवन हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं इन टर्म ऑफ राइस, ओके। सो इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स वाज, ये ध्यान में रखना है, 50 मिलियन टन इन 1951। जब अप्रोक्सीमेटली हम आजाद हुए थे तब हमारी फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितनी थी, 51 मिलियन टन्स, राइट। फिर उसके बाद विच इंक्रीज टू 264 टन इन 2013 एंड 14। 2013-14 में कितनी होगी, 264 मिलियन टन्स, ओके। देन 285.121 मिलियन टन्स इन 2018 एंड 19। 285.21 मिलियन टन्स कितने कब होगी, ये 2018 और 19 में, और 296.55 इन 2019 एंड 20। ये डाटा आपने याद रखना है, इस लाइन को आपने याद रखना है। इन इंडिया द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन वाज 5.51 मिलियन टन्स इन 1950 and 51, right, which increased to 264 million tons in 2013-14 and which further increased 285.20 million tons in 2018-19 and 296.5 in 2019-20. The yield of food grain also increased to about 2125 kilograms per hectare. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज डिस्पाइट कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, country had buffer stock of 82 million tons of food grains according to 2012, राइट। 2012 में कहें बात करें तो जो हमारा बफर स्टॉक क्या है, बफर स्टॉक क्या होता है, जैसे कुछ अनाज को गवर्नमेंट है, एफसीआई गोडाउन्स हो गए या और जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे कुछ अनाज को हम एज ए बफर स्टॉक रखते हैं, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है, कोई सूखा आ जाता है, राइट, तो उस केस के लिए हम एक बफर स्टॉक मेंटेन करके रखते हैं। तो 2012 में वहां पे कितना अनाज था, 82 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन, राइट। अब लेटेस्ट 1/1/2020 को कितना है, 138.000 मिलियन टन्स वीट, अब कितना है, 138.00 मिलियन टन्स वीट है, और 76
यानी 76.10 मिलियन टन राइस, राइट। और टोटल कितना हो गया 214 मिलियन टन, 214 मिलियन टन अप्रोक्सीमेटली आज की डेट में इतना स्टॉक हमारे पास रहता है, यानी कि 1/1/2020 तक का जो डाटा आया था उसके अकॉर्डिंगली। नाउ इन आवर कंट्री द पुअर एंड नीडी गेट फूड ग्रेन्स एवरी मंथ फ्रॉम दिस स्टॉक। जैसे कई स्टेट्स हैं वहां पे अनाज और दालें, जैसे जो पुअर पीपल हैं या जैसे गांव में जो लोग हैं उनको दी जाती हैं थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, right? So in our country the poor and needy get food grains every month from this stock under public distribution system. अब important, next important है, ये आपने याद रखना है, the government of India has enacted Food Security Act in 2013 by which it is provided that 75% of rural 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू किया गया, जिसके अकॉर्डिंगली जो 75% रूरल जो लोग हैं उनको 5 किलोग्राम फूड ग्रेन दिया जाएगा, और शहरों में 25% अर्बन पॉपुलेशन को 5 किलोग्राम जैसे ये फूड ग्रेन्स दिया जाता है या दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इट वाज according to 2013 Food Security Act. As per this act, about 61 million tons of wheat would be supplied at subsidized rate to feed about 82 crore of population every year, right? As per this act, about 61 million tons of wheat would be supplied at a subsidized rate to feed about 82 crores of population every year. Okay, next is in year 2012 India got first position in rice exports, which was previously held by Thailand. 2012 में हमने थाईलैंड को पीछे छोड़ दिया था। As per Economic Survey 2013, India is now placed at number 10 in export of agriculture produce and food grains in the world. Now agriculture and food industry and export. Some data related to agriculture and food industry and exports. Now, Indian curries, spices, snacks and mangoes are known for their excellent quality across globe. Globally, India leads the following food segments. Right? जो इंडिया में हमारे जो देश में जो मसाले हैं, ओके, जैसे इंडियन में जो हमारी करीज हैं, स्पाइसेस हैं, स्नैक्स हैं और जो मैंगो हैं स्पेशली, these are known for their excellent quality, right? Globally India leads the following food segments. विश्व तौर पे, right? अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया जहां जहां पे लीड करता है, सो देयर इज सम डाटा, आपने ये डाटा याद रखना है, एग्जाम पे इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है। द टोटल एग्रीकल्चर कमोडिटीज क्या होती हैं, जैसे कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अनाज दालें सब कुछ ये हैं, ये जितने भी हैं ये कमोडिटीज में आती हैं। द टोटल एग्रीकल्चर कमोडिटीज एक्सपोर्ट वाज 3.50 billion US$ in March-June 2020, with sharp increase of 23.4% during same period in 2019. So total agriculture commodities export 2020 में कितना था, 3.5 billion US$,
और ये इंक्रीज 2019 से कितना इंक्रीज हुआ है? 23.24%। अब अप्रैल से सितंबर 2020 में जो हमारा ग्रेप्स का एक्सपोर्ट है वो कहां तक पहुंच गया था? कितने मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था? 43.51 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हमने ग्रेप्स एक्सपोर्ट किए हैं। नाउ इंडिया ने जो पल्सेस जैसे दालें वगैरह हैं वो कितनी एक्सपोर्ट करी हैं, उसका एक्सपोर्ट में कितनी क्वांटिटी थी? देखिए कितना एक्सपोर्ट किया हमने, अराउंड 163.19 यूएस डॉलर मिलियन 163.90 मिलियन यूएस डॉलर्स, इतनी अमाउंट की हमने दालें एक्सपोर्ट की हैं। और डेयरी प्रोडक्ट कितना एक्सपोर्ट किया है? 89.50 मिलियन यूएस डॉलर, इतना हमने डेयरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया है। ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020 नेचुरल हनी एक्सपोर्ट अमाउंटेड टू 40.80 मिलियन यूएस डॉलर। सो ये कुछ डाटा है, राइट। लेटेस्ट जो हमारे माइलस्टोन्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं हमारी इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। Now India is the largest milk producer in the world. Milk production in the country is expected to reach 330 million tons by 2014. We are the number 1 producer of milk. Okay? और 2024 तक जो हमारा कितना हो सकता है? 330 million tons. Now India has the world's highest population of buffaloes, right? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और ये हमारे पास कितने हैं? 108.7 मिलियन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस ग्लोबली। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस एंड आल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पल्सेस आल्सो, राइट। इंडिया स्टूड एट 23.0, ये जो इंडिया का हमने प्रोड्यूस किया है पल्सेस, 23.0 मिलियन टन्स इन फाइनेंशियल ईयर 2020. Now, among vegetables, India ranks second in the world with 188 million metric tons production in financial year 20. Vegetables में इंडिया का रैंक कितना रहा है? वेजिटेबल में हमने कितनी पैदा की है? 188 मिलियन मेट्रिक टन्स। It is number 1 in production of okras with 6.44 million metric tons production in financial year 20. Now ये जो डाटा है ये आपने याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क बाय, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि बाय 2024 कितना एक्सपेक्टेड है कि हमारा जो मिल्क की प्रोडक्शन हो जाएगी, देन आंसर इज 330 मिलियन टन्स। अब हमारे पास वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बुफेलोज हैं एंड द नंबर इज अप्रोक्सीमेटली 108.7 मिलियंस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स ग्लोबली, और जो प्रोडक्शन है वो कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 23.01 मिलियन टन्स। वेजिटेबल्स में हमारा सेकंड प्लेस है इन द वर्ल्ड, और कितनी प्रोडक्शन है? 188 मिलियन मैट्रिक टन्स। ओके, और जो भिंडी है ओकराज जिसको बोल रहे हैं हम, ओकराज में हम नंबर 1 प्लेस पे हैं, राइट। और प्रोडक्शन कितनी है? 6.44 मिलियन मैट्रिक टन्स। एक्सपोर्ट हाइलाइट्स ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20 टिल February 2020 इंडिया एक्सपोर्टेड बासमती राइस विद, कितना हमने राइस एक्सपोर्ट किया है? 3.88 बिलियन यूएस डॉलर, 3.88 बिलियन यूएस डॉलर्स, राइट। बुफेलो मीट 3.01
बिलियन यूएस डॉलर्स, इतना हमने एक्सपोर्ट किया है। नॉन बासमती राइस कितना एक्सपोर्ट किया है? 1.84 बिलियन यूएस डॉलर्स। और इसके अलावा एंड अदर प्रोसेस्ड फूड्स, प्रोसेस्ड फूड हमने कितना एक्सपोर्ट किया है? अराउंड 2.71 बिलियन यूएस डॉलर्स, राइट। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 21 टिल अक्टूबर 2020 इंडिया एक्सपोर्टेड बासमती राइस 2.43 billion US dollars. So there is continuous growth in the agriculture sector. फाइनेंशियल ईयर 20 में 3.88 बिलियन था, बट फाइनेंशियल जो ईयर 2020 में हमने बासमती कितना एक्सपोर्ट किया है? 2.43 बिलियन यूएस डॉलर्स। फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने थोड़ा राइस में कम किया है, ये याद रखना है। नॉन बासमती राइस कितना हो गया है? 2.33 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये इंक्रीज है यहां से, ठीक है। अब बुफेलोज मीट कितना था? 1.72 बिलियन यूएस डॉलर्स। अब एग्रीकल्चर की बात हो और 3 फार्मर बिल को अगर ना डिस्कस करें तो एक बार ब्रीफली जो 3 फार्मर्स बिल हैं, 3 फार्मर ऑर्डिनेंस हैं, ये ऑर्डिनेंस है 2020, राइट। ये आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आ सकता है। सो आपने इसको डिटेल में पढ़ लेना है, राइट। हम यहाँ पे इसको ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो एक्ट है या फर्स्ट ऑर्डिनेंस जो है, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स ऑर्डिनेंस 2020, राइट। पहला जो है फार्मर्स बिल जिसको बोलते हैं, दिस ऑर्डिनेंस विल अलाउ, इस ऑर्डिनेंस में क्या क्या बताया गया है या क्या क्या ये जैसे अलाउ करेगा? दिस ऑर्डिनेंस विल अलाउ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट ट्रेड ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस बियॉन्ड फिजिकल प्रेमाइसेस ऑफ एपीएमसी प्रोड्यूस जैसे मार्केट्स, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम लेविंग मार्केट फी, सेस और लेवी आउटसाइड एपीएमसी एरियाज। जो पहला फार्मर बिल है वो क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंगली क्या प्रोविजन है कि जैसे आजकल हम क्या करते हैं या किसान क्या करते हैं, आजकल किसान अपनी जो फसल है उसको मंडियों में ले जाते हैं और वहां पे बेचते हैं। बट नाउ अकॉर्डिंग टू द न्यू ऑर्डिनेंस 2020, फार्मर्स विल बी एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट एनीवेयर इन द कंट्री। वो कहीं पे भी ले जा सकता है, कहीं पे भी बेच सकता है। ओके, सो दिस इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मर्स बिल, राइट, जो पहला बिल है। दूसरा क्या है? द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020। दूसरा बिल क्या है फार्मर्स का? दिस ऑर्डिनेंस विल प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑन फ्रेमिंग एग्रीमेंट्स। ये जो बिल है ये क्या प्रोवाइड करेगा? इट विल प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क ऑन फ्रेमिंग एग्रीमेंट्स। किसानों में और गवर्नमेंट में जो एग्रीमेंट्स होंगे उसके लिए ये एज ए फ्रेमवर्क काम करेगा, एंड विल प्रोटेक्ट एंड एम्पावर द फार्मर्स, और फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेगा और उनको एम्पावर करेगा टू एंगेज विद एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स, होलसेलर्स, एक्सपोर्टर्स और लार्ज रिटेलर्स। Now the second bill or the second ordinance, what it will do? It will help the farmers to engage. Okay, ये जो सेकंड बिल है ये क्या करेगा? जो बड़ी बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं या जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, उनका जो फार्मर्स हैं उनके साथ डायरेक्ट लिंक कराएगा, ठीक है। उनमें एग्रीमेंट के जो होंगे उन पे ध्यान रखेगा, उनके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा। ओके, जिससे क्या है, जो किसान है अपनी फसल किसी को भी कहीं पे भी बेच पाएंगे। नाउ द थर्ड इज इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020, कमोडिटी एक्ट 2020 जिसको हम कहते हैं।
Under this ordinance, the central government will be able to regulate the supply of certain food items only under extraordinary circumstances such as war and famine. अब ये जो तीसरा ऑर्डिनेंस है, राइट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, पहले क्या होता था, जैसे अब इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये जो सप्लाई है फूड ग्रेन्स की, फूड आइटम्स की, इसको नियंत्रण तभी करेगी जब यहां पे कुछ कंडीशन, जैसे कुछ क्रिटिकल होता है, जैसे वार, और अगर जैसे लड़ाई होती है या जैसे सूखा वगैरह पड़ता है, कोई आपातकालीन कोई स्थिति आती है, इन दैट केस जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई को रेगुलेट करेगी. ओके, सो आज की जो क्लास है उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडियाज एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी, राइट, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं. और इसके अलावा देखिए, अगर किताबों की बात करें तो वहां पे हाँ दिया हुआ डाटा है, बट दैट इज कि 2013, 14 और 2018-19 तक दिया गया है. कुछ डाटा आपने अपनी तरफ से तैयार करके जाना है, राइट. सो आई गेस आज की क्लास काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं अक्सर एग्रीकल्चर में, राइट, नहीं कवर होते हैं ना, सॉरी, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो फॉर दो स्टूडेंट्स दिस क्लास आई गेस के बेनिफिशियल होगी. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.